So hello friends, this is Aman Srivastava and welcome to my another video of the geography. This video is most important video because in this video we will learn about the geological time scale एंड ऑफ कोर्स बिग बैंग थ्योरी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक साथ ही इन दोनों को बता देना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप उसे रिलेट कर ले जाओगे। ठीक है, हालांकि बिग बैंग थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक वैसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। आपने अगर देखा हो तो कमेंट में सजेस्ट कर देना कि भाई हाँ ये क्वेश्चन देखा है मैंने, तो मैं उसको भी देख लूंगा। ठीक है, बट बिग बैंग थ्योरी है वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वालों का डिमांड रहता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे पूरा उसका लेक्चर चलता है बिग बैंग थ्योरी की, तो इसलिए उसको मैं बना देता हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्लस मैंने यहाँ बना रखा है कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का थोड़ी देर में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी के बारे को किसने प्रपोज किया था? देखो कुछ चीजें ही बस याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, अब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी क्यों आई? क्योंकि हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन क्या है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं था, और ह्यूमन क्या है, क्रिएटिव माइंड है, तो हमें लगता है भाई कोई चीज़ है तो क्यों है, क्यों नहीं है, मतलब क्यों है, कहाँ से आई, तो ठीक भी है, अच्छी भी चीज़ है। तो हमने क्या किया कि यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए, उसमें सबसे जो एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट या सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। अब बिग बैंग थ्योरी क्या बतलाती है? बाय द आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एडविन हबल ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को। ठीक है, एडविन हबल ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को, एडविन हबल ने प्रपोज किया इस थ्योरी को। और बिग बैंग थ्योरी क्या बतलाती है कि जो हमारे, मैं इनके बारे में बताता हूँ कि एडविन हबल ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया। एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया अपने, मान लो ये एडविन हबल का घर है और घर में ये छत है इनका, और छत पे एडविन हबल खड़े हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बट बताने के लिए थोड़ा आपको इजी रहे और फैमिलियर लगे इसलिए मैं ऐसा पढ़ाता हूँ। तो यहाँ से इन्होंने टेलीस्कोप लगाया और टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है और अनदर जो यूनिवर्स हैं प्लस जो कुछ प्लैनेट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमसे दूर जाती हुई हैं। यानी ये कहाँ पे हैं? ये है इस टाइम अपने अर्थ पे, और इनको ये चीज़ दिख रही है कि सारी चीज़ें जो है ना वो क्या हो रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज की, और उस थ्योरी में, अच्छा इसके साथ साथ इन्होंने एक स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रम के थ्रू इनके दूरी का पता लगाने की कोशिश किया, लाइट्स के थ्रू इनके दूरी का पता लगाने की कोशिश किया। तो इनको पता चला कि उधर से जो लाइट आ रही है ना वो रेड शिफ्टेड है। रेड शिफ्टेड का दैट मीन्स कि रेड शिफ्टेड दैट मीन्स कि जिसका लैम्डा यानी कि बोल सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जैसे दो तरीके की हमारे पास वेव है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, तो इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इस तरीके का वेवलेंथ शो हुआ। यानी रेड शिफ्टेड का मतलब इन्हें एक इफेक्ट दिखा, डॉपलर इफेक्ट। और इफ़ यू आर फेमिलियर विथ फिजिक्स और विथ साइंस तो आपने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा बिकॉज हमने पढ़ना है जीएस का मेंस। ठीक है, जीएस का पढ़ना है तो हमें डॉपलर इफेक्ट को बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा इसे ही मत जानो, लेकिन फिर भी डॉपलर इफेक्ट इन्हें शो हुआ, तो फिर इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। और थ्योरी में इन दो एविडेंसेस के सहारे इन्होंने थ्योरी में ये बतलाया कि इनिशियली जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स था वो कैसा था, पूरी की पूरी जितनी भी पूरी दुनिया है, अगर जितना भी हो सकता है, वो क्या थी कि 13.7 ईयर एगो, 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले क्या होता है कि एक अनइमेजिनेबल बॉल होती है। क्या होती है? एक अनइमेजिनेबल बॉल होती है जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है, वॉल्यूम 0 होता है। ठीक है, और वो अनइमेजिनेबल बॉल में कुछ प्रेशर या कुछ टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, डेंसिटी की वजह से क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है। और आफ्टर द एक्सप्लॉइटेशन बहुत सारे इसमें से क्या निकलते हैं, मैटर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मैटर निकलते हैं। और वो मैटर फर्दर आगे बढ़ के वो क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं, कॉमेट्स बनाते हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं, सब कुछ वो बनाते हैं। ये यूनिवर्स की बात हो रही है कि वो ये क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक्सप्लॉइटेशन की। थोड़ी बहुत थ्योरी आपको जहाँ पे दिखेगी। एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट में क्या होता है, इनिशियली एक्सप्लॉइटेशन बहुत तेज होता है, लेकिन आफ्टर विद इन सम मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉइटेशन की रेट कम हो जाती है। बट इनिशियली स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कि ये सारी चीज़ें आज भी मूव ऑन है, मतलब मूव करती हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये कहीं हमारी ये बात कहती है ये थ्योरी। ठीक है, अब होता क्या है कि आफ्टर 3 लाख ईयर एगो जब ये ऐसा हो गया, तो उसके बाद होता क्या है कि 3 लाख ईयर एगो, मैंने 3 लाख नहीं बनाया है, हाँ ठीक है, 3 लाख ईयर एगो
3 लाख ईयर एगो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना इन मैटर्स का वो 4500 के डिक्रीज कर जाता है। और जब ये 4500 के डिक्रीज करता है तब क्या बनना स्टार्ट होता है, एटम्स। और ये एटम्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स फर्दर आगे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो मॉलिक्यूल्स फर्दर आगे बनाएंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स क्या कह सकते हैं, वो बनाएंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड के बाद मिक्सचर, धीरे 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 सारे मैटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी थी जो ये शो करती है कि हमारे अर्थ का भी फॉर्मेशन ऐसे हुआ था। हमारा अर्थ का अगर फॉर्मेशन देखें तो 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले यूनिवर्स का मतलब एक्सप्लाइडेशन हुआ, इस पूरे के पूरे उस बॉल का एक्सप्लाइडेशन हुआ। और हमारे अर्थ का जो एक अनुमानित अंदाज लगाया जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले हमारी अर्थ बनी। ठीक है, क्या अंदाजा लगाया जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर को पहले हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और हमारा अर्थ भी कैसा था, एज हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ एक कैसा था, फायर बॉल की तरह था, मतलब एक दहकता हुआ आग का गोला था। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ें थी हमारी बिग बैंग की थ्योरी में, जिसमें आपको 2-4 चीज़ें ही सिर्फ रखनी है। भाई कोई बहुत बिग बैंग कर रहा है अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, तो आपको एविडेंस पूछने हैं। अगर बहुत कुछ पूछता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एविडेंसेस पूछते हैं कि भाई कौन सा एविडेंस है तुम कह रहे हो बिग बैंग थ्योरी ये वो फलाना ढिमकाना। एविडेंस बता देता है तो ठीक है, नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, आप तो जानते रहोगे। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडविन हबल ने इसको प्रपोज किया था। अब आ जाते हैं हम अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कहीं ना कहीं रिलेट करना था 13.7 बिलियन ईयर एगो और 4.5 बिलियन ईयर एगो को रिलेट करना था अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, इसलिए मैंने बिग बैंग थ्योरी को आज बताया है। तो चलिए अब आते हैं हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। ये रहा हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बना दिया है मैंने पहले से ही। एविडेंसेस मैं दूंगा, एविडेंसेस मैंने नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि ये भी मैं आराम से बना सकता था इन द क्लास, बट वीडियो लंबी हो जाती, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। और ऐसे भी बहुत लोग का इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि मैं भी वीडियोज़ देखता हूँ तो मन नहीं करता। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम अपने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जियोलॉजिकल टाइम आपको स्केल मैंने ये बना रखा है। आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉलो करना है तो एनसीईआरटी का फॉलो करना है, वो बेस्ट है। मैंने वहीं से रिलेटेड इसको बना रखा है, तो आप एनसीईआरटी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज मैंने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपना एक बना के रखा है उसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आ जाओ बात करते हैं 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले अभी हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। फिर मैंने बात किया कि 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले हमारा क्या बना, अर्थ बना। अब ये अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थ कैसा था, फायर बॉल की तरह था। तो इनिशियली कुछ नहीं थे, इनिशियली वी कैन से कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेटेड था, मीथेन डोमिनेटेड था, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी चीज़ें क्या थी, डोमिनेटेड थी, ऑक्सीजन नहीं था। बट उसके बाद क्या होता है कि आता है प्री कैम्ब्रियन एरा। और प्री कैम्ब्रियन एरा के पहले ही क्या होता है कि धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि उस समय अभी आपके सन पे भी अगर आप देखोगे तो इस वक्त सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको सन पे दिखता है, तो सन पे भी बैक्टीरिया क्या करती है, सर्वाइव कर सकती है। तो उस समय क्या होता ना, एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो चुका था। अगर आपको मैं छोटा सा एक मोटा दूँ ना, एक मोटी एविडेंस दूँ अपने इवोल्यूशन का, ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन का, तो आपने कहीं पढ़ रखा होगा कि सबसे पहले मराइन लाइफ स्टार्ट हुई थी। मराइन लाइफ से पहले एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक रिस्पायरेशन की लाइफ थी। मराइन लाइफ दैट मीन्स ये शो करता है लिविंग ऑर्गेनिम्स जो एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट किए। मराइन लाइफ के बाद आया था क्या आया था एम्फीबियंस दैट मीन्स उभयचर। मराइन लाइफ में जलचर आते हैं जिसको आप फिशेस कहते हो। ठीक है, और एक फिश ऐसा है जो एम्फीबियन और मतलब क्या कह सकते हैं कि लंग फिशेस है। ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट में। एम्फीबियंस के बाद आता है आपका रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद टेट्रापॉड्स वगैरह आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस मराइन लाइफ को स्टार्ट करनी है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारा इवोल्यूशन हो पाएगा। ठीक, तो मैंने जैसा बताया कि 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और वो कहीं इस प्रोटियोजोइक एरा के आसपास की बात है। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो कहीं आसपास किसकी बात है, प्रोटियोजोइक एरा, प्रोटियोजोइक इयॉन के आसपास की बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, आप नोटिस कर देता हूँ, मतलब कर देता हूँ आपको, कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो क्या बताती है, अर्थ की, हमारे अर्थ की क्या बताती है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारे अर्थ की क्या बताती है, एज को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये कोई एक्यूरेट डेट तो नहीं है, बट जितना हमने कार्बन डेटिंग से जान पाया है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाइड कर दिया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जो हमारे अर्थ के एज को डिनोट करती है। अब इसका जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है इयॉन। इयॉन के सब डिवीजन है एराज में, एरा सब डिवाइडेड है पीरियड में, और सब पीरियड सब डिवाइडेड है किसमें, एपॉक में।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो सबसे बड़ी यूनिट है ईयन, सबसे छोटी यूनिट है एपॉक, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट है ईयन और सबसे छोटी यूनिट है एपॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारी चीज़ें। अब देखो ईयन यानी जो सबसे बड़ी यूनिट होगी उसकी बात मैंने किया कि प्रोटियोजोइक एरा जो है, प्रोटियोजोइक ईयन जो है उसमें हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था, एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो चुका था। फिर आप बिफोर 2500 मिलियन ईयर को पहले कहीं समुद्र का फॉर्मेशन हुआ था, ओशन का फॉर्मेशन हुआ था। वो भी कैसे, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशनोलॉजी। उसके बाद बनता है, आ जाओ हम प्री कैम्ब्रियन एरा में आ जाते हैं, लेटर प्रोटियोजोइक में, ठीक है, 650 के बाद आ जाते हैं। ये डेट बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें जो एक्यूरेट है वहाँ पे मैंने निशान बना दिया है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन एरा में आते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अरावली का फॉर्मेशन होता है। इसका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अरावली, अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और ये कहाँ है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, हमारे भारत में है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गीज का फॉर्मेशन होता है, जो आफ्टर द फोटोसिंथेसिस क्या करती हैं, ऑक्सीजन धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। इतनी चीजें कंप्लीट समझ में आई। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन के बैक्टीरिया और वायरसेस का ओरिजिन हुआ, प्रोटोजोन्स का ओरिजिन हुआ, सॉरी बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गीज का ओरिजिन हुआ, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के दौरान वहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा है कैम्ब्रियन पीरियड। तो कैम्ब्रियन पीरियड में धीरे धीरे क्या होगा आपका, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो छोटे छोटे लैंड्स पे प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे, लैंड्स पे प्लांट्स। तो अरावलीज के साथ साथ यहाँ पे क्या बन चुका है, ओशन बन चुका है, और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है, सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड में मैं इधर ही हल्का सा बता देता हूँ कि धीरे धीरे लैंड्स पे प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे अर्थ ठंडा हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के होने की वजह से वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन तो बहुत पहले से था, एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। देखो इन एनारोबिक रिस्पायरेशन वाले बैक्टीरियाज ने खुद में इवोल्यूशन किया, ब्लू ग्रीन एल्गी बनी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन थोड़ा बहुत दैट मींस कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा और धीरे धीरे पानी बरसा। ये बहुत टाइम गैप है इसके बीच में। अब जो प्लांट्स बना, फिर ओडोविशन टाइम आता है, ओडोविशन टाइम और सिल्यूरियन टाइम, ठीक है। ओडोविशन टाइम में क्या होता है कि धीरे धीरे समुद्री मछलियां बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सिल्यूरियन पीरियड में हम कह सकते हैं कि फिशेस फर्स्ट फिश आपको दिखेगी सिल्यूरियन पीरियड में, और डेवोनियन पीरियड इज द एरा ऑफ फिश। क्या कहें हम इसको, एरा ऑफ फिश, ठीक है। तो डेवोनियन पीरियड को हमने बोला एरा ऑफ फिश। फिर आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के दो एपॉक हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पेनिसिल्वेनियन और मिसिसिपियन। कार्बोनिफेरस को आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसको जरा सा रब करके एक चीज़ बताता हूँ कार्बोनिफेरस के बारे में। कार्बोनिफेरस से हमारा कोल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, कोल का। बाहर से कोई आवाज़ आए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहते हैं। आज मैं बात करता हूँ कार्बोनिफेरस पीरियड की। तो कार्बोनिफेरस को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करता हूँ। कार्बोनिफेरस पीरियड में कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब कोल की जब बात कर रहे हैं तो कोल के बारे में थोड़ी सी हम बात और करते हैं। कितने टाइप्स के कोल होते हैं, कितने टाइप्स के कोल होते हैं, तो आपको पता है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ठीक है। तो मैंने बताया एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होगा, ठीक है। यहाँ पे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट यहाँ पे लिग्नाइट और पीट, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, देखो यहीं पे फैक्चुअल डाटा को पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इसलिए अलग से फैक्चुअल डाटा नहीं पढ़ने की जरूरत है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट का। कहाँ पे है ये एंथ्रासाइट्स, कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे ओल्ड लैंड फॉर्म होगा। कहाँ पे, ओल्ड लैंड फॉर्म। पीट न्यू लैंड फॉर्म में बना होगा, ठीक है। अब ओल्ड लैंड फॉर्म जहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर जो होगा, मॉइस्चर लेस, कार्बन ज़्यादा। अब देखो एंथ्रासाइट में क्या होता है कि एंथ्रासाइट में लगभग कार्बन का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बन का जो परसेंटेज होता है 90 to 80% होता है, ठीक है। बिटुमिनस में जो परसेंट होता है 70 to 80% होता है, 70 to 80% होता है, ये 80 to 90, 70 to 80%, ठीक है। यहाँ पे आपको 60 to
70 मिलेगा, और यहाँ पे आपको 40 to 50% मिल जाता है कार्बन का परसेंटेज। तो सबसे खराब परसेंटेज किस में है? पीट में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका यूज़ अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बिकॉज ऑफ 40 to 50% ही कार्बन है, तो जाहिर सी बात है बाकी क्या है? बाकी है इसमें सल्फर कंटेंट और मॉइस्चर, और मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि जब हम इसे जलाएंगे तो इसमें क्या निकलेगा? स्मोक। ठीक है, धुआं। अब एंथ्रासाइड का यूज़ किस में करते हैं? एंथ्रासाइड का यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील के फॉर्मेशन में, स्टेनलेस स्टील के फॉर्मेशन में। बिकॉज ऑफ इसमें क्या है? बिकॉज ऑफ इसमें क्या मतलब क्या ज़्यादा परसेंटेज में है? कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, मॉइस्चर कम है, सल्फर का कंटेंट कम है, इसलिए इसका यूज़ हम स्टेनलेस स्टील में करते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कौन सा कोल है जो क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो थोड़ा सा इसको मिटा के मैं इंडिया के मैप में थोड़ा सा तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करूँ हमारे भारत की, तो ठीक है, ये मान लो हमारा भारत है। ठीक, तो हमारे पास इस टाइम मैंने क्या बोला कि हमारे पास उन 4 कोल में, जिसमें मैंने बोला क्या आपको? एंथ्रासाइट, ठीक है, फिर हमने बोला बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर हमने बात किया पीट की। तो इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास बिटुमिनस ज़्यादा है, वो भी गोंडवाना पीरियड का, बिकॉज ऑफ गोंडवाना लैंड। बाद में गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन मैं बताऊंगा कल आपको, कल की वीडियो में, अगली वीडियो में। ठीक है, गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन, तो उस समय का हमारे पास कोल है। तो क्या हमारे पास एंथ्रासाइट नहीं है? देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट करो। बिटुमिनस जब हमारे पास ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या कम है? हमारे पास एंथ्रासाइट कम है, तो हम क्या करेंगे? इसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या हमारे पास बिल्कुल एंथ्रासाइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। JNK के कालाकोट में हमारे पास एंथ्रासाइट है, बट बहुत रिजर्व मात्रा में है। ठीक, बाकी जो बिटुमिनस है वो कहाँ पे है? तो जैसा मैंने बताया कि गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड क्या है? यहाँ पे इस टाइप का ये फैला हुआ है। छोटा नागपुर प्लाटू का जो एरिया है, ये जो है वो गोंडवाना लैंड है। और ये जो गोंडवाना लैंड है, मैं बता दूं आपको, रिवर प्राणहिता के आसपास का जो लैंड है वो फेमस है बिटुमिनस कोल के लिए। ठीक है, तो रिवर प्राणहिता के बारे में भी थोड़ी सी समझ जाते हैं। ये जो है किसके मिलने से बनी है? तो ये बनी है वर्धा, ठीक है, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक है, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा, इन तीनों के मिलने से रिवर प्राणहिता बनी है, जो है छोटा नागपुर प्लाटू के पास, जहां पे हमें मिलता है बिटुमिनस। लिग्नाइट कहाँ मिलेगा आपको? थोड़ा सा पार्ट इसका मिल जाएगा आपको तमिलनाडु में। और पीट बहुत ही गंदा क्वालिटी का कोयला है, जिसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम है, जिसमें क्या डोमिनेट हुआ? कोल डोमिनेट हुआ। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में कोल, कौन से कोल का यूज होता है? एंथ्रासाइट, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ठीक, तो ये कहाँ मिलेगा? सबसे ओल्डेस्ट प्लाटू पे मिलेगा। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कहाँ पे है कैनेडियन शील्ड, अफ्रीकन शील्ड, इसमें हम बात करेंगे जब बाद में हम इकोनॉमी की ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा नहीं घुसाऊंगा। अब आ जाओ ट्रायसिक, जुरासिक में। ठीक है, तो हमने पैलियोजोइक पीरियड में, यानी पैलियोजोइक एरा में हमने क्या क्या बात की? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन। ऑर्डोविशियन में हमने क्या देखा था? धीरे धीरे ऑर्डोविशियन में मराइन लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, और मराइन लाइफ के बाद सिल्यूरियन में फर्स्ट फिश दिखा, और एरा ऑफ फिश हो गया डेवोनियन। देवों के देव महादेव, तो महादेव को यहाँ नहीं लाना है। एक मत्स्य अवतार था विष्णु जी का, तो मत्स्य अवतार समझ के चलो कि यही लिया होंगे। कौन लिए? देव ने मत्स्य अवतार लिया, तो यहाँ पे आ गया फिश। ठीक है, कार्बोनिफेरस, तो कार्बोनिफेरस से कार्बन से रिलेटेड, तो कार्बन से रिलेटेड क्या है? कोल। ठीक है, फिर आ जाओ परमेनियन। ठीक है, परमेनियन के बाद धीरे धीरे आ जाता है अपना ट्रायसिक पीरियड। तो आ गए हम मिसोजोइक पीरियड में। मिसोजोइक पीरियड रहा है लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो से 200 मिलियन ईयर एगो। ट्रायसिक में फर्स्ट, या कह सकते हैं कि हमें मिलता है एविडेंस किसका? हमें मिलता है डायनासोरस के, डायनासोर्स का एविडेंस मिलता है। और जुरासिक पार्क एक करके फिल्म है, तो जुरासिक पार्क में क्या था? एज ऑफ डायनासोर्स। बट देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आ गया क्रस्टेशियस में क्या होता है कि बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। पृथ्वी हमारी उतनी भी ठंडी नहीं हुई है जितना ठंडा हम सोच चुके हैं अभी तक में। बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, और आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन मास एक्सटिंक्शन होता है डायनासोर्स का। इसका मास एक्सटिंक्शन होता है। मास एक्सटिंक्शन दैट मींस डायनासोर्स खत्म हो गए पूरी तरीके से। ठीक है, क्रस्टेशियस पीरियड में क्या होता है? मीटियोर्स क्या होती हैं?
आती हैं धरती पे, ये थ्योरीज हैं, ठीक है, मीटियोर्स के आने की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से डायनासोर्स की खत्म हो गया, ठीक है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं मीसोजोइक एरा जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब आ जाओ सीनोजोइक एरा जो हमसे रिलेटेड है, उसमें भी हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये तब मैं बताऊंगा जब मैं इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा। सीनोजोइक एरा फर्दर डिवाइडेड है टू पीरियड्स में, फर्स्ट इज टर्सरी, सेकंड इज क्वार्टरनरी। टर्सरी दैट मीन्स शो करता है टर्सरी, ये टर्सरी पीरियड जो है, ये टर्सरी पीरियड में हमारा बना है क्या, हिमालय। क्या बना है, हिमालय। तो मैंने क्या बताया अभी, टर्सरी पीरियड में क्या बना, हिमालयन। और हिमालय क्या है, क्या है हिमालय, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक। तो दो कॉन्सेप्ट निकल के आए। यंग फोल्ड माउंटेन कब बने हैं, टर्सरी पीरियड में, जो कि रहा है कब, लगभग 1.8 मिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है, जो किस एरा से रिलेटेड है, सीनोजोइक एरा से। वहीं ओल्ड फोल्ड माउंटेन कब के है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन आया अरावली। अरावली कब आया था, प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा कब आया है, लगभग आपके 550 टू 650 मिलियन एरा। इसको मत पढ़ो, बस ये पढ़ो आर्कियन प्री कैम्ब्रियन, बिकॉज इस आर्कियन का यूज हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे कोल्स को आगे पढ़ेंगे, प्लस जब हम लैंड फॉर्म्स को पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम आर्कियन रॉक्स की बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का वीडियो है इसलिए थोड़ा बड़ा होगा, घबराना नहीं है, नहीं पढ़ना है भाई चल लो, लेकिन कॉन्सेप्ट को पूरा समझो। आ जाओ क्वार्टरनरी पे, ठीक है। हम प्लियोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन सिर्फ लिख रखा है, मत ध्यान दो। क्वार्टरनरी पर आओ, क्वार्टरनरी पर आता है प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन वाज आइस एज, ये एक आइस एज था और इस टाइम में फ्रेश वाटर लेक का फॉर्मेशन हुआ, फ्रेश वाटर लेक का फॉर्मेशन हुआ। बिकॉज ऑफ आइस के रगड़ने की वजह से जो गड्ढे बने, उस गड्ढों की वजह से फ्रेश वाटर या लेक कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि मीटियोर्स की वजह से कौन सा लेक है इंडिया में, मीटियोर्स के आने की वजह से या मीटियोर्स के गिरने की वजह से, ड्यू टू मीटियोर्स कॉजेस कौन सा लेक है इंडिया में, ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। प्लस आ गए हम प्लीस्टोसिन और होलोसिन में। तो होलोसिन में ये मैंने बताया प्लीस्टोसिन वाज आइस एज और होलोसिन किसका एज आ गया, हमारा होमो सेपियंस का एज आ गया, किसका, होमो सेपियंस का, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। हमारे जो होमो सेपियंस हैं वो कब आए, होलोसिन में। होलोसिन किस एरा से रिलेटेड, किस पीरियड से रिलेटेड है, क्वार्टरनरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड किस एरा से रिलेटेड है, सीनोजोइक। तो देखो कितने एरा है हमारे पास 4 एरा है। एक तो प्री कैम्ब्रियन को छोड़ दो, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। यहाँ पे पैलियोजोइक डिवाइडेड है किसमें कैम्ब्रियन में। क्यों कैम्ब्रियन के पहले प्री कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन आ गया। फिर ओर्डोविशियन में मराइन चीजें स्टार्ट हो गई, मेराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गए। फिर सिलुरियन में फर्स्ट फिश दिखा हमें, देवोनियन में देव आए, देव कौन से मत्स्य अवतार वाले आए थे, ये आए थे विष्णु जी। फिर कार्बोनिफेरस में हमने कोयला देखा, परमेनियन में हमें आगे धीरे धीरे यहाँ पे देखा रेप्टाइल्स वगैरह या एम्फीबियंस का फॉर्मेशन हो गया था, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का, ठीक है। फिर ट्रायसिक में देखा तो फर्स्ट डायनासोर दिखा हमें, मतलब डायनासोर्स का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ। जुरासिक में एज ऑफ डायनासोर्स था। क्रेस्टेशियस में मीटियोर्स का अपकमिंग हुआ और सब तबाह। फिर आगे हम टर्सरी में कुछ नहीं देखा। यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो टर्सरी से रिलेटेड है, बाकी इसको नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा। फिर क्वार्टरनरी में आ गए प्लीस्टोसिन वाला आइस एज, और जहां भी आइस एज की बात होगी समझ लेना जो भी फ्रेश वाटर लेक है वो कब बना होगा, आइस एज के दौरान बना होगा, ठीक है। प्लस आ गए हम होलोसिन पे। होलोसिन वाज रिलेटेड टू होमो सेपियंस। अब देखो ये आइस एज के साथ धीरे धीरे एप्स वगैरह आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंसान आ गया, बट हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोजेनिक जो हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज हुआ है, बिकॉज ऑफ ये जो एरा है, इस एरा में हो जाना चाहिए था एक और आइस एज, बट नहीं हुआ, सेमी आइस एज है, हल्की ठंडी है, ग्लोबल वार्मिंग है। इसकी वजह से अब जो डिमांडेड हुआ है कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक और क्लासिफिकेशन जोड़ दिया जाए, एंथ्रोपोसिन, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक क्रिएटिविटी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट पे दिक्कतें आ रही हैं, उनकी वजह से जो नया एरा बनाने की बात की जा रही है वो बनेगा एंथ्रोपोसिन। नया पीरियड जो बनाने की बात करिए वो बनेगा एंथ्रोपोसिन, जो रिलेटेड है सीनोजोइक एरा से। तो ये हो गया हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को खूब से खूब शेयर करो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के वीडियोस पाते रहो। तो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप नोट्स ना हो तो बना लो, वो बेस्ट होगा आपके पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।